बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अली हसन। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया वेस्पर थ्योरी चैप्टर नंबर 3 का जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है, एज वेल एज बेतहाशा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी इस टॉपिक से जो है वो पिकअप किए जाते हैं। तो आइए वेस्पर थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी नीड क्यों महसूस हुई, क्यों जो है इस वेस्पर थ्योरी को प्रपोज किया गया। तो बेसिकली बात होती है, स्टार्ट होती है लीविस के मॉडल से। लीविस जो है उसने बॉन्ड्स जो है उनको एक्सप्लेन किया, जिसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इन तीनों को उसने वेल एक्सप्लेन किया। लेकिन जब उसने किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद बॉन्ड्स को बताया तो उस मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री क्या होगी इसके बारे में बस वो लेविस जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसने जस्ट ये बताया कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है, बनता कैसे है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती कैसे है ये उसने बताया कि आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको उसने वेल एक्सप्लेन किया। लेकिन मॉलिक्यूल या कंपाउंड की शेप या ज्योमेट्री की तरफ जो है उसने कोई भी बात नहीं की। तो जब भी साइंटिस्ट कोई भी काम करते हैं या एक लैब के अंदर जब काम हो रहा होता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो पहली चीज जो स्टडी की जाती है वो ये स्टडी की जाती है कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है। ये सारी चीजें जब पता लग जाती हैं तो फिर उस मॉलिक्यूल को स्टडी करना जो है वो आसान हो जाता है, या उस मॉलिक्यूल को अपने फायदे के लिए यूज करना जो है वो इजी हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है वो लेविस नहीं हमें एक्सप्लेन कर सका। तो साइंटिस्ट को एक ऐसे मॉडल की, एक ऐसी थ्योरी की जो है वो जरूरत महसूस हुई जो हमें बता सके कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल वगैरह क्या होता है। तो उसको एक्सप्लेन जो है वो किया दो साइंटिस्ट हैं, सिड्विक एंड पोवेल। उन्होंने इस थ्योरी को जो है वो प्रपोज किया। आइए इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं कि थ्योरी है क्या। वेस्पर थ्योरी, पहले तो आप वेस्पर का एब्रीविएशन समझ लें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मैंने लिख भी दिया है। अब होता क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या मौजूद जो एटम्स होते हैं उनके पास होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उनकी रिपल्शन की वजह से वो मॉलिक्यूल एक खास किस्म की शेप या ज्योमेट्री जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो यही वेस्पर थ्योरी की बेस है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को किस तरह से रिपेल करते हैं, तो उनकी रिपल्शन के नतीजे में उस मॉलिक्यूल की शेप किस तरह से अपने आप को जो है वो डिवेलप करती है। आगे बढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, किसको एक्सप्लेन करता है, शेप को या ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है, किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे, कैसे उनकी बेस पे ये शेप को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से ही एक खास किस्म की शेप आती है मॉलिक्यूल की। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि कहां होते हैं, अराउंड द सेंट्रल एटम। अब इसको एक एग्जांपल से समझें हम। आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए यहाँ पर क्या है, मैंने एक जनरल कोई भी एटम जो है उसको रिप्रेजेंट कर लिया है ए से। अच्छा बच्चों, ए यहाँ पर एक सेंट्रल एटम है जो सेंटर में मौजूद है, और इसको दो बी एटम्स ने जो है वो सराउंड किया हुआ, जिसको आप कह सकते हैं जी सराउंडिंग एटम्स है। आप समझें जी, ए आपका जो है वो ऑक्सीजन है, ये दो जो बी हैं ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो जो साइड वाले एटम्स हैं इनको आप साइड एटम्स कह लें, सराउंडिंग एटम्स कह लें। जो सेंटर में मौजूद होता है और तादाद में जो एक होता है उसको हम सेंट्रल एटम कह देते हैं। तो ए के अराउंड जो है वो दो बी एटम्स मौजूद हैं और इनके दरमियान में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अब होता क्या है कि जो इस वाले बी के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाले बी के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि ये दोनों बी के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और ये दूर जाते हैं, अभी इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 30 डिग्री है। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, जहां रिपल्शन कम से कम हो, ये एक बी इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेता है, एक दूसरा इस तरह से। ठीक है, और अब इनके दरमियान में बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 180 डिग्री। और ये जो इनकी ज्योमेट्री बनती है या शेप जो बनती है इसको हम क्या कह देते हैं जी, लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर का मतलब जी स्ट्रेट लाइन। आप देखें जी, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मॉलिक्यूल ने अपने आप को जो है वो अरेंज कर लिया है, तो इस तरह की ज्योमेट्री को हम क्या कह देते हैं, लीनियर ज्योमेट्री कह देते हैं। अब गेम स्टार्ट कहां से हुआ जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से स्टार्ट हुआ।
वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया तो ये वाला बी घूम के आके अटैच हो गया इस साइड पे। अब आप देखें ये बी इस साइड पर है, ये बी इस साइड पर है। अब इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स उसको कुछ नहीं कहते और उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इस वाले बी को कुछ नहीं कहते, लेकिन इस रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल की खास शेप, एक खास शक्ल निकल के सामने आई। इस शक्ल को हम क्या नाम दे देते हैं जी, लीनियर शेप का नाम दे देते हैं। और बॉन्ड एंगल कितना होता है लीनियर शेप या ज्योमेट्री के अंदर, ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो एक चीज और याद रखें कि रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज भी होता है, कुछ केस में डिक्रीज भी होता है, लेकिन अभी खैर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आगे इसके इंट्रो की तरफ पढ़ें तो देखें जी, सिज्विक एंड पोवेल इन दो के जो है हमें नेम मिलते हैं लिटरेचर में। सिज्विक और पोवेल ने बेटा जी 1940 के अंदर इस थ्योरी को जो है वो प्रपोज किया था, पेश किया था। आप एमसीक्यू के लिए इसको जहन में रखेंगे, ये आपका बन जाएगा जी एमसीक्यू के हु प्रपोज्ड वेस्पर थ्योरी, सिज्विक एंड पोवेल ने जो है प्रपोज की थी। बाद में जो आते हैं साइंटिस्ट नील हॉल एंड गिल्सबी, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस थ्योरी को मजीद एक्सटेंड किया एंड एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स। इन्होंने जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए जो है वो शेप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ये आप कहते हैं ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर आपका 8 जो है वो सारा क्या है आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स का ग्रुप है। तो उनकी शेप से ज्योमेट्रीज को निलहोल्म और गिल्सबी ने जो है वो मजीद मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। बेसिक असम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, अक्सर औकात पूछ लिया जाता है जी बेसिक असम्पशन क्या थी, बेसिक पॉइंट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था वेस्पर का, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इधर फिर से रीड कर लेते हैं जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज themselves अराउंड सेंट्रल एटम। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो थे, जैसे बी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उन्होंने अपने आप को ए के गिर्द किस तरह से अरेंज किया टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस, कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएं। जैसे यहाँ पर बी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे इसने इसको रिपेल किया और ये आके बी वाला जो है इस साइड पर अटैच हो गया, जहां पर इनके दरमियान में मैक्सिमम रिपल्शन जो मिनिमम हो गई और मैक्सिमम डिस्टेंस पे दोनों आ गए। टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस, क्यों मैक्सिमम डिस्टेंस पे आए, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ताकि दोनों में रिपल्शन जो है वो कम से कम हो सके। अब आप देखें ये ए जो है, अब लेट्स से ए के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, वो बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बी को भी रिपेल करेंगे। अब ए और बी के दरमियान में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये वाला जो ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस वाले बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है और इसके साथ साथ इस वाले बी के इलेक्ट्रॉन पेयर को भी रिपेल करता है। तो होता क्या है कि इनकी रिपल्शन की वजह से जो बी है ये ए से दूर जाने की कोशिश करता है। तो दूर जाने की कोशिश में ये बी जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आकर अटैच हो जाता है, दूसरा बी भी नीचे की तरफ अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर इनके दरमियान में रिपल्शन क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। अब हुआ क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को अरेंज किया, किसके गिर्द अरेंज किया, सेंट्रल एटम के गिर्द। ऐसा क्यों किया, ताकि रिपल्शन को क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। और इस रिपल्शन को कम करने के नतीजे में मॉलिक्यूल एक खास किस्म की ज्योमेट्री को जो है वो अटेन कर लेता है। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी सही। इसे कहते हैं बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूल झुक गया एक साइड पे, क्या कहते हैं जी इसको, बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल भी है यहाँ पर आपके पास, डिक्रीज होके जो है वो 120 डिग्री से भी कम हो जाता है। ये थी इसकी बेसिक असम्पशन। पोस्टुलेट्स क्या है, क्या बुनियादी इसके पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं जी। पहला पॉइंट है बोथ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये मैं हेडिंग बनानी भूल गया, हेडिंग आपने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर 1 लिख दिया। पहली हेडिंग क्या आ जाएगी जी, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक्सप्लेन करता है। और आपने याद रखना है बेटा जी कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बताने में बोथ बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स दोनों का जो है वो रोल होता है। अब ये बॉन्ड पेयर तो लोन पेयर्स क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। उसके लिए आप आ जाए यहाँ पर इस डायग्राम पे आज। अच्छा बच्चों ये देखो ए का बी के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ए का है। तो अब ये क्या है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम नाम क्या दे देते हैं, बॉन्ड पेयर्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया जाता है। यानी कि बॉन्ड पेयर्स कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर या वो 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लें, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स क्या होते हैं, लोन का मतलब अकेला, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना ले। अब लेट्स से ए के ऊपर जो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ड्रॉ किए हुए हैं, इसको आप समझ लें जी ये लोन पेयर्स हैं, क्योंकि ये देखें किसी तरह का बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे।
तो इनको आप क्या कह दोगे, इनको आप कह दोगे जी लोन पेयर। क्लियर। तो लोन पेयर जो है ये बड़ा आप कहते हैं लाडला या शहजादा बंदा होता है जो कोई काम नहीं करता, सिर्फ एक काम करता है कि बॉन्ड पेयर्स को तंग करता है, उनको रिपेल करता है। लोन पेयर की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे घर में छोटा बच्चा मौजूद हो, जिसका काम क्या है, सबको तंग करना। तो भाईजान उसने कभी इसको तंग करना है, कभी इसको तंग, कभी इस वाले बी को रिपेल करना है, कभी इसको रिपेल करना है। एट दी एंड क्या करना है, घर वालों ने जो है वो ए से, तो छोटे बच्चे से मैक्सिमम दूर चले जाना ताकि वो उनको तंग अगेन ना कर सके। तो आप ये देखें कि बॉन्ड पेयर्स भी और लोन पेयर्स भी दोनों मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाने में हिस्सा लेते हैं। कब, जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में लड़ाई होती है तो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं और दूर जाने के चक्कर में खास ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की बन जाती है। अगली हेडिंग है जी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द सेंट्रल एटम। क्यों अपने आप को अरेंज करते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द? टू मिनिमाइज द रिपल्शन। हमने पीछे भी देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो अपने आप को इस सेंट्रल एटम ए के गिर्द इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो रिपल्शन है उनके दरमियान में वो कम से कम हो सके ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल हो सके। आ रही है बात समझ में? तो सारा चक्कर स्टेबिलिटी का है कि स्टेबिलिटी के चक्कर में मॉलिक्यूल जो है वो एक खास किस्म की ज्योमेट्री जो है उसको जो है वो अटेन कर लेता है रिपल्शन को कम करने के लिए। स्पेस ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर्स। लोन पेयर्स कितनी जगह घेरती हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई लोन पेयर्स ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स। तो आप जहन में रखेंगे, अब आप समझ रहे हैं कि क्यों लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। लोन पेयर्स ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स, बुक की लाइन है, ज्यादा जगह ऑक्युपाई करते हैं। हमें जहन में रखना है कि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरते हैं। अब रीजन को समझते हैं क्यों ज्यादा जगह घेरते हैं लोन पेयर। क्या लोन पेयर्स मोटे हैं इसलिए ज्यादा जगह घेरते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजन समझे बेटा जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिखा है और मैंने लोन पेयर्स लिखा है। अब पहले आप ये समझें कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये कम जगह क्यों घेरते हैं। अब आप यहां पर देखें डायग्राम में कि एक मॉलिक्यूल ये एटम है, सेंट्रल एटम ए, इसके साथ एक बी सराउंडिंग एटम है या साइड एटम है और दूसरा बी सराउंडिंग एटम है। यहाँ पर बेटा आप देखें कि इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जिसको मैंने मार्क किया हुआ है बॉन्ड नंबर 1 से, कि पहले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह दूसरे बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा ही है। और बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर्स भी कहते हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी कहते हैं। दो बातें याद रखेंगे, क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब आप ये देखें बेटा जी, जो बॉन्ड पेयर है या इस बॉन्ड में मौजूद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ए का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ खींचता है, बी का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ खींचता है। तो मैं कह सकता हूं कि पहले वाले बॉन्ड पेयर के ऊपर क्या है जी? डबल न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, या 2 न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, या मैं कह सकता हूं मोर न्यूक्लियर पुल, इस बॉन्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है दोनों न्यूक्लियर एटम्स के न्यूक्लियर अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो न्यूक्लियर पुल इस पे बढ़ रहा है। अब जितना न्यूक्लियर पुल इसके ऊपर ज्यादा होता है, ये इसको इस तरफ खींचता है, ये इसको इस तरफ खींचता है, तो होता क्या है कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है या जो बॉन्ड पेयर है ये क्या हो जाता है, ज्यादा जगह नहीं घेर पाता या ज्यादा स्पेस नहीं ऑक्युपाई कर पाता। इसने क्या करना है, इसने इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में जो जगह है ना, ये जो लाइन है, इसने बस इसी को ही ऑक्युपाई करना है। इसने ये नहीं करना कि उठ के कभी ऊपर चला जाए कभी नीचे आ जाए, जा ही नहीं सकता। क्यों? अगर कोशिश करता भी है तो ये वाला न्यूक्लियस कहता है नहीं भाई इधर रहो, ये कहता है नहीं इधर रहो। तो इसने दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में रहना है। तो सेंटर में रहने की वजह से क्या करता है, ऑक्युपाई करता है लेस स्पेस। क्या करता है? ऑक्युपाई करता है लेस स्पेस। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियस को खींच के सीधा करके रखते हैं कि नहीं भाई जैसे निकलना नहीं है आपने। सेम केस बॉन्ड नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन्स पे भी अप्लाई होता है। इसको भी एक बी का न्यूक्लियस इधर अपनी तरफ खींचता है, एक ए का न्यूक्लियस इस तरफ खींचता है। तो बॉन्ड नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर भी 2 न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है या डबल न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि एक पतला सा बंदा हो बिल्कुल मेरे जैसा, उसको हम ऐसे रस्सी बांध लें, ठीक है, कमर पे रस्सी बांध के एक मोटा बंदा यहाँ रस्सी पकड़ा दे, दूसरे मोटे बंदे को यहाँ रस्सी पकड़ा दे। अब ये मुझे अपनी तरफ खींचता है, ये मुझे अपनी तरफ खींचता है। मैं, आप मुझे समझे मैं बॉन्ड पेयर हूं। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं यार थोड़ा सा जो है ना इस तरफ चला जाऊं, मैं जाने की कोशिश करता हूँ, मेरी रस्सी खींच के पीछे ले आता है मुझे। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं ना इधर जा सकूंगा ना मैं इधर जा सकूंगा, मैं इधर सेंटर में रहूंगा क्योंकि दोनों मुझे खींच के इन्होंने जो है मुझे बांध के रखा हुआ है। तो इसी वजह से बॉन्ड पेयर जो है वो बंधे होते हैं 2 न्यूक्लियस के दरमियान में या 2 रस्सियों के दरमियान में, जिसकी वजह से वो कम जगह घेरते हैं। लोन पेयर जो है वो लाडला है, शहजादा है, उसको कोई रस्सी नहीं बांधता। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, आप ये देखें, ये आपका ए वही सेंट्रल एटम,
इसके ऊपर जो मैंने रेड डॉट से शो किया हुआ है ये क्या है, आपका लोन पेयर है। लोन पेयर क्यों है भाई, अकेला है, बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा, आजादी मना रहा है, ये आप कह सकते हैं। ये बी जो है उसके साथ मौजूद है। अब आप ये देखें, इस लोन पेयर को सिर्फ ए का न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है। मतलब आप कह सकते हो कि सिंगल न्यूक्लियर अट्रैक्शन है या एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ये जो लोन पेयर जो है या जो लार्डल इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डिफ्यूज हो जाता है ज्यादा। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, फैल जाना, चौड़े हो जाना, जगह ज्यादा घेरना। क्यों, मुझे तो कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, उसको रोकने टोकने वाला सिर्फ एक न्यूक्लियस है। वो कितना का जोर लगा देगा, वो बेशक क्वेश्चन कुछ ना कुछ हद तक इसको लिमिट में रखेगा, लेकिन फिर भी लोन पेयर थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो कर सकता है ज्यादा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा फैल जाएगी, जब ज्यादा फैलेगी तो ऑक्यूपाई करेगी मोर स्पेस। ये रीजन है कि लोन पेयर जो है उसके ऊपर एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है या एक रस्सी ने उसको अपनी तरफ खींचा है तो वो घूम फिर सकता है, जबकि बॉन्ड पेयर के ऊपर दो रस्सियां बंधी हुई हैं एक बॉन्ड के ऊपर, जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता। तो ये रीजन है। आप शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरीके से राइट अप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी, रिपल्शन ऑर्डर क्या है। रिपल्शन ऑर्डर आपने याद रखना है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है बेटा जी लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान। किसके दरमियान में, लाडले बच्चों के दरमियान में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। उसके बाद कम लड़ाई होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में, और सबसे कम लड़ाई होती है या रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में। तो जो लाडले होते हैं लोन पेयर्स वो मैक्सिमम लड़ाई करते हैं, फिर लाडले जो हैं वो दूसरे घर वालों को तंग करते हैं, और सबसे कम जो है वो घर वाले आपस में एक दूसरे को तंग करते हैं। क्यों, क्योंकि सारा तंग करने का जो ठेका है वो किसने उठाया हुआ, लाडले बच्चे ने उठाया हुआ। तो ये रिपल्शन ऑर्डर आप याद रखेंगे, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़हन में रखना है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला पोस्टुलेट है मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड्स। पहले मल्टीपल बॉन्ड्स को समझिए। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या है बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की, एक से ज्यादा बॉन्ड्स की। अब वेस्पर के तहत आपने क्या करना है, आपने कहना है जो डबल बॉन्ड है ये आपको ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर दिख जाए, आपने कहना है ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि सर ये डबल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड, आपने कहना जहां दिख गया आपने कहना है ये सिंगल है। जो सिंगल बॉन्ड है उसको तो आप सिंगल कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन डबल और ट्रिपल को भी क्या कंसीडर करेंगे, सिंगल कंसीडर करेंगे। क्यों, हम क्यों डबल या ट्रिपल को सिंगल कंसीडर करें, वजह क्या है। आप देखेंगे सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्यूपाई सेम रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई, सो वी कंसीडर सिंगल बॉन्ड्स। वो क्या कह रहा है बच्चों आपको, वो कह रहा है लेट्स से आपके पास ए और बी के दरमियान में डबल बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, ये ए का न्यूक्लियस ये बी का न्यूक्लियस। ठीक है, अब वो कहता है कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी तो वही जगह घेर रहे हैं जो सिंगल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स घेर रहे हैं, मतलब हैं तो दोनों उन्हीं दो न्यूक्लियस के दरमियान में ही ना। तो इस वजह से हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, सिंगल कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड एक और लाइन ड्रॉ कर दूं मैं यहाँ पर, तो एक और लाइन का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन भी दो न्यूक्लियस के दरमियान में। अगला है जी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर सेंट्रल एटम के साथ जो सराउंडिंग एटम जब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाले पहलवानदार मोटे एटम्स मौजूद हो, फिर क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं। अब जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है, तो फ्लोरीन जो है ये इस बॉन्ड के अंदर मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर, पहले तो आप ये याद करें। क्या हुआ अब तक, ये हुआ कि जो फ्लोरीन था इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के अपने करीब कर दिया, और ये जो लोन पेयर आपका लाडला था इसके ऊपर तो सिर्फ नाइट्रोजन की एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, तो जो ये वाला जो था ना आपका लोन पेयर ये फैल जाता है, ये ज्यादा जगह घेरता है। ज्यादा जगह घेरने का मतलब हम इसको यूं शो करते हैं जी, ये यूं जगह घेरता है। अब ये जब ज्यादा जगह घेरता है तो फिर ये क्या करता है, ये इन बॉन्ड पेयर्स को या इस फ्लोरीन के एटम्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। इधर से आके इस वाले फ्लोरीन को रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इधर से आके इस वाले फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। अब फ्लोरीन बेचारा क्या करे, ऊपर जाता है तो लोन पेयर उसको रिपेल करता है। उसके पास एक ही सोल्यूशन है कि वो सिकुड़ना शुरू कर दे या करीब आना शुरू कर दे। तो फिर ये तीनों फ्लोरीन के एटम्स अपने आप को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। नो डाउट इनके इलेक्ट्रॉन भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी ये अपने आप को किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करके करीब ले आते हैं ताकि लोन पेयर से बचा जा सके। रीजन क्या है कि रिपल्शन ऑर्डर हमें बताता है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है वो कहाँ होती है, लोन पेयर, लोन पेयर पे या लोन पेयर की बॉन्ड पेयर पे। अब इस केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर की फ्लोरीन के बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन ज्यादा आ रही थी, तो उस रिपल्शन से बचने के लिए और स्टेबिलिटी के लिए ये तीनों दूसरे के क्या आ जाते हैं,
करीब आ जाते हैं, और इनके करीब आने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने इसको नीचे वर्डिंग में लिख दिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब आता है अराउंड द, कहां आता है जी, सेंट्रल एटम आता है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसने बच्चों क्या किया, इसने जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, ये जब फ्लोरीन की बात हो रही है, ये जब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के गिर्द आया तो उसने इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम किया। कैसे कम किया, क्योंकि ऊपर से इसको नाइट्रोजन का लोन पेयर रिपेल कर रहा था, तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये एटम एक दूसरे के करीब आ गए। डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहां पे, बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में, एंड डिक्रीज द बॉन्ड एंगल। और मैंने आपको बताया जब ये तीन एक दूसरे के करीब आएंगे तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाता है कि बॉन्ड एंगल यहां पर बन जाता है 102 डिग्री। But lone pair repulsion increase on bond pairs and they come closer to minimize the repulsion. अगली बात क्या की कि लोन पेयर की रिपल्शन बढ़ रही है बॉन्ड पेयर्स पे या फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से फ्लोरीन के जो एटम्स हैं या बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं। क्यों करीब आ रही हैं, ताकि इस रिपल्शन को कम किया जा सके, और इसके नतीजे में बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये था इसका लास्ट पोस्टुलेट। उम्मीद करता हूँ वेस्पर थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स और उनकी ज्योमेट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।